बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है और दिन है एतवार का। जो इसहाक डार फैमिली का जो स्कैंडल है उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो मज़ीद उसके ऊपर सवालात उठ गए हैं, उस पर जाने से पहले आज इस्लामाबाद में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक लड़की को एक लड़का बाइक पर लेकर जा रहा था और लड़की उससे जान छुड़ाकर और भागने की कोशिश कर रही थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंस ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो हैं उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी उस मज़लूम लड़की की मदद के लिए, और मोटरसाइकिल चलाने वाला जो लड़का था उसने फ़ायर कर दिया और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो हैं वो उनकी जान चली गई। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को, उनकी मिसेस रीमा शौकत साहिबा और उनके बच्चों, उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला जो है वो सब्र जमील अता करे। आसिम तारिक साहब के हवाले से ट्वीट किया हुआ था ताहिर मलिक साहब ने कि उनका ताल्लुक़ जो है वो तलागंग से था। अब आते हैं डार फैमिली स्कैंडल के हवाले से। आज डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही सहाफ़ियों के साथ उनकी एक झड़प हुई। सहाफ़ियों ने बहुत उनको आड़े हाथों लिया। सहाफ़ियों ने उनको कहा कि आपने हमारी नौकरियां ख़त्म करवाने के लिए कोशिशें की, काविशें की, आपने हमारे दफातर कॉल्स करवाई और आज आपको हमारी ज़रूरत पड़ गई है कि हम आपको आकर रेस्क्यू करें। तो बहरहाल उसके ऊपर और उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने जो दावा किया वो यही किया कि पुलिस तो बहुत एक्टिव थी, पुलिस ने तो बहुत शानदार काम किया है और पुलिस के शानदार काम करने की वजह से ही लड़कियां बाजियाब हुईं। और वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और लड़कियां गाड़ी से बाहर लड़कियों ने छलांग मारी तो उससे पहले ही पुलिस उनको ट्रेस कर रही थी, जो बात बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई अगर सेफ सिटी के कैमरे पूरे लाहौर में लगे हुए हैं तो डिफेंस से तो वो निकल ही ना पाता रज़ा डार। देखें ये बड़ा वाज़ेह है कि ये अगर एक्सीडेंट ना होता और अगर ये लड़कियां गाड़ी से ना भागती तो या तो रज़ा डार उनको कहीं और लेकर जा रहा था या फिर वाकई उनको एयरपोर्ट लेकर जा रहा था ताकि वो लड़कियां फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। और पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार करना होता, पुलिस अलर्ट होती। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये बता रहे हैं फैसल कामरान कि जब लड़कियां गाड़ी से छलांग मार के उतर गईं तो उस वक्त जब रज़ा डार वहाँ से गाड़ी भगा के ले गया तो हमें सेफ सिटी के कैमरों के ज़रिए अलर्ट आया कि गाड़ी उस साइड पर जा रही है। तो जब वहाँ से उसके भागने के बाद अलर्ट दे रहा था सेफ सिटी के कैमरे, तो जब वो डिफेंस से निकले थे, घर से निकले थे, हर गली के बाहर कैमरा लगा हुआ है और अब तो पुलिस ने जो प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं उनकी भी एक्सेस ले ली हुई है। तो उसी वक्त अलर्ट आ जाता कि वो इस गली में है और उसी वक्त आप उनको रोक लेते, पुलिस उनको रोक लेती। ये बिल्कुल कहानी नहीं मानी जा सकती। ये वाज़ेह है कि या तो वो उनको कहीं और लेकर जा रहा था रज़ा डार या उनको एयरपोर्ट ही लेकर जा रहा था ताकि लड़कियां जो हैं वो एयरपोर्ट से जो है वो निकल जाएं और ये कहानी ठप हो जाए या पाकिस्तान से बाहर जाकर जो करती रहें यहाँ पे ना हो। दूसरा ये है कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि मरीम नवाज़ से भी उन्होंने ऑर्डर्स लिए हैं। कैसे? उन्होंने जब ये बताया कि क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था और हमने अपने हाई एप्स को बताया, हमने वज़ीर आला साहिबा को बताया और वज़ीर आला साहिबा ने कहा कि एक पहली बार एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने उनको ऊपर हुकूमत को इन्फॉर्म किया और उन्होंने हमें कहा कि आप मेरिट के ऊपर काम करें। फिर ये भी कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ की मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि 100% आप मेरिट करें, किसी के इन्फ्लुएंस में आपने नहीं आना। तो पुलिस क्यों ऑर्डर्स ले रही थी मरीम नवाज़ से? क्यों पुलिस ने ऊपर रब्ता किया कि जी ये इसहाक डार फैमिली का एक मेंबर है और अगर भाई आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी ऑर्डर्स लेने की। तो इसके अलावा इनके अपने जो नून लीग के बहुत क्लोज सहाफ़ी रहे हैं, आजकल इनसे पता नहीं नाराज़ हैं, उसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, वो ये इंकशाफ कर रहे हैं कि फैसल कामरान पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये भी इस जुर्म में शरीक है। मरीम नवाज़ पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मरीम नवाज़ अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए काम कर रही है। और इससे पहले फैसल वाडा भी ये इंकशाफ कर चुके हैं कि हुकूमत इस सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जाली रिपोर्ट्स बनवाने की कोशिश कर रही है। तो ये 12 सवालात मज़ीद उठ गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये अभी तक किसी इदारे ने कार्रवाई शुरू नहीं की कि जब कल जियो पे अपना मौक़िफ़ दिया शरीफ ख़ानदान ने, डार ख़ानदान ने, उन्होंने कहा कि जी फ्रॉड तो रज़ा डार के साथ हुआ है। अंदाज़ा लगाएं, रज़ा डार को उनकी फैमिली मज़लूम बना रही है। वो कह रहे हैं रज़ा डार के साथ फ्रॉड हुआ है और हमने तो रज़ा डार को कहा कि सरेंडर कर दो। और हमने उसे कहा कि ये भी पुलिस ये नहीं कह रही। पुलिस क्या कह रही है कि वो भाग गया वहाँ से, पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसको कहा कि यहीं रुक जाओ और पुलिस के हवाले कर दो और फिर उसको जो है वो एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से ले आया।
तो ये भी नहीं है कि पुलिस ने उसको घेरा हो और घेर के उसको गिरफ्तार किया हो। उसमें भी ये पता चल रहा है कि वो आराम से पुलिस वाले के साथ आ गया था और पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की, सेफ सिटी के कैमरों से देखा और इस तरह से उसको पुलिस जो है वो लेकर आई। और शरीफ खानदान क्या कह रहा है कि हमने खुद उसको कहा सरेंडर कर दें। फिर ये किसी ने अभी तक तहकीकात शुरू नहीं की कि वो इतराफ़ कर रहा है कि उसने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए हैं, कैसे किए, पैसा कहाँ से गया, उसने कहाँ से कमाया। वही लंदन फ्लैट्स वाली सारी कहानी आज तक नहीं बता सके कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे और रसीदें कहाँ पर हैं। फिर एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ और पंजाब हुकूमत इसमें इतने उनके कहने पे सारा कुछ हुआ है तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ साहबा साथ बैठी होती, ये DIG प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, मरीम नवाज़ साथ बैठी होती, या मरीम नवाज़ ना भी बैठी होती, अज़मा बुखारी साथ बैठी होती और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती कि हमने ये सबूत है, मैडम ने ये इंस्ट्रक्शंस दी। कोई सबूत ही दिखा दें। बाकी तो आप सारे कह रहे हैं कि हमने जो है वो फ़लानी एम्बेसी से रब्ता किया, हमने फ़लाँ से रब्ता किया, उसके लड़की के वालिद के साथ हम रब्ते में थे, हमारे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं। वो भी तो स्क्रीनशॉट दिखाएं जहाँ पे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आपको 2 घंटे का जो है वो ऑर्डर दिया, वो भी तो कहीं दिखाएं ना, वो भी तो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। तो ये अब आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने देखा कि कुछ बेगैरत जो हैं इनके टाउट, उनको लगाया गया। जिस एक बेगैरत टाउट ने कहा कि रज़ा डार भी रस्सियों से बंधा हुआ था जब पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा, यानी रज़ा डार भी अगवा हो गया था, अंदाज़ा लगाएं। तो ऐसे भी बेगैरत, मकरू, नीच, गलीज और गंदे किरदार आज भी मौजूद हैं जो इस हद तक इस शरीफ ख़ानदान की नौकरी कर रहे हैं। और एक और वो है जो बस अब मैं क्या कहूँ, जो जहाज़ों पे इनके साथ फिरता है, उसने भी बड़ी जो है वो कहानी बनाई, झूठी कहानी जो है वो बना के, और उसने भी बड़ा अच्छा। इस वक्त टाउट्स जो है ना 2 तरह के, एक वो है जो मरीम नवाज़ की गुड्डी चुक रहे हैं, क्या बात है मरीम नवाज़ नहीं, एक हैं जो इसाक डार की सफाइयाँ दे रहे हैं। और भाई इसाक डार साहब आए सामने, देना अपनी सफाई, मरीम नवाज़ आए ना अपनी देना सफाई, शरीफ खानदान आके अपनी सफाई दे। तो ये आप क्या जो है वो बात कर रहे हैं। तो बहरहाल जी अब आते हैं कि आज उनकी, अच्छा मैं आगे बताता हूँ आपको बॉस का क्या उन्होंने बताया जल्दी जल्दी, लेकिन एक ट्वीट जिससे मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। अली ज़ई, आप जानते हैं सोशल मीडिया पर बड़े अच्छी शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के। अली ज़ई ने ट्वीट किया कि CCD का पिस्तौल उसके नेफे में चलता है जिसकी शलवार की जेब खाली हो। बिल्कुल उसने ठीक कहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे इलाकों में कल्चर है कि पैसे जो है वो शलवार वाली जेब में रखे जाते हैं, क्योंकि साइडों की जेब से कोई जेब कुतरा निकालना लेके जाए। तो उसने यही कहा कि नेफे में पिस्तौल सिर्फ उन लोगों की चलता है जिनके शलवार वाली जेब में पैसे ना हों। जिसके पास पैसा हो तो उसकी जेब में, उसके नेफे में पिस्तौल नहीं चलता। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो DIG ऑपरेशन छोड़कर चले गए जब इसाक डार के हवाले से सवाल हुआ। अब मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ जो उन्होंने बातें की। उन्होंने ये कहा कि 1 जुलाई को 12:40 पर पहली कॉल आई बाहर से कि एक लड़की के वालिद ने कहा कि मेरी बेटी और उसकी दोस्त पाकिस्तान आई हुई थी, वो कुछ लोगों के साथ थी, अब वो अगवा हो गई हैं। और फिर उन्होंने, उस वालिद ने गाड़ी की तस्वीर भेजी कि इस गाड़ी ने मेरी बेटी को रिसीव किया था। फिर हमने उस गाड़ी का एक्साइज से डाटा निकलवाया, उसके मालिक का मोबाइल नंबर निकलवाया, फिर हमने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया, फिर हमने लोकेशंस निकालना शुरू कर दी, फिर हमने उस मोबाइल नंबर से कनेक्टेड लोग, वो मोबाइल नंबर बंद था, उससे कनेक्टेड लोगों को हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया। हमने छापे मारने शुरू कर दिए। जब हमने छापे मारे तो वो कहते हैं कि उनके बकौल, क्योंकि जब हमने छापे मारने शुरू किया और इस दौरान वो कहते हैं जब हमारे पास इब्तिदाई मालूमात आना शुरू हुई तो हमें पता चला कि इसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो है वो, ये मैं आपको ज़रा बता देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की लड़कियाँ जिस गाड़ी में थीं उस गाड़ी की लोकेशन और वो कहाँ कहाँ गई उसकी तफसीलात और CCTV फुटेजेस निकलवाई गई। टीमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और एक और शहर में छापे मार रही थी। अगवा बराए तावान सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। इस भयानक जुर्म की सज़ा सख्त है। अगवा के केसेस में पहला काम अगवा होने वालों को जिंदा और खैरियत से बाजियाब कराना होता है। जब पुलिस ने छापे मारने शुरू किए तो डिफेंस से पता चला कि शायद डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के रिश्तेदार हैं। ये शायद डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के रिश्तेदार हैं, इसाक डार के जो है रिश्तेदार हैं। जैसे ही हमें ये पता चला तो हमने उनकी फैमिली से कंफर्म किया। फैमिली ने हमें रब्ता नंबर दिया और पूछा कि हुआ क्या है। हमने उनको बताया। फिर हमने उस नंबर की लोकेशन लेना शुरू कर दी, यानी वो जो रज़ा डार का नंबर था उसकी लोकेशन। फैमिली की तरफ से यकीनन कहा गया होगा कि सरेंडर करो। इस सब में ये बात ध्यान में रखें कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रेड किए जा रहे थे। अगवाकारों को पता चलने लग गया होगा कि पुलिस पीछे है।
इसके साथ मुलजिम ने लड़कियों को गाड़ी में बिठाया, यानी रज़ा डार ने गाड़ी में बिठाया और कहा कि पैसे आ गए हैं, चलें आपको एयरपोर्ट छोड़ आता हूँ। गाड़ी भट्टा चौक की तरफ मूव करती है। भट्टा चौक पहुंचकर लड़कियों को लगता है कि हमें एयरपोर्ट नहीं ले जा रहा, हमें कहीं और लेकर जा रहा है। अब ये आप बहुत गौर से सुने कि ये डीआईजी ऑपरेशंस खुद ये बात तस्लीम कर रहा है। क्या वो कहता है कि उन लड़कियों की ज़हनी हालत जहन में रखें कि वो बैरून मुल्क से आई थी और बहुत खौफजदा थी, क्योंकि एक मुल्क में यानी पाकिस्तान में उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ गन पॉइंट, हथियार, तेजधार आले और शीशे की नोक पर ज्यादती होती है। मान रहा है डीआईजी ऑपरेशंस के उनके साथ ज्यादती हुई है, मान रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि डीआईजी ऑपरेशंस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान रहा है कि उन लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, फिर वो कहता है कि फिर आप अंदाजा लगाएं कि वो किस ट्रॉमा में होंगी। वो लड़की वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। वो लड़कियां क्योंकि अपने वालिदैन के साथ राब्ते में होती हैं, तो एक लड़की अपने वालिद को कॉल करती है और वो वालिद पुलिस ऑफिसर के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कराता है। लड़कियां बताती हैं कि हम भाग गई हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जब उस एक लड़की का वालिद अपनी बेटी और लाहौर पुलिस के एएसपी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करता है और लड़की बताती है कि हम भाग गई हैं, तो पुलिस फ़ौरन जाए वकूआ पर पहुंचती है। गाड़ी इसलिए रुकी थी क्योंकि गाड़ी का एक और गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। लड़कियां जिस फिल्टर हाउस में जाती हैं वहां उनके पास एक ट्रैफिक एहलकार और एएसपी पहुंचते हैं, वो इनसे बात करते हैं। जब लड़कियां गाड़ी से निकल जाती हैं तो मोहम्मद रज़ा डार वहां से भाग जाता है। सेफ सिटी में अलर्ट आता है कि गाड़ी किस तरह मूव कर रही है। मतलब सेफ सिटी उस वक्त तो बता रहा है जब रज़ा डार वहां से लड़कियां उतर जाती हैं और रज़ा डार निकलता है। सेफ सिटी अलर्ट उस वक्त क्यों नहीं आया जब रज़ा डार जो है वो घर से निकला था, डिफेंस या जिस जगह पे भी था वहां से निकला था, वहां पे सेफ सिटी ने क्यों नहीं बताया? सेफ सिटी ने उस वक्त क्यों बताया जब लड़कियां बाहर निकल आई थी और उन्होंने शोर डाल दिया था और 15 पे कॉल ऑलरेडी चली गई थी एक शहरी की तरफ से जिसका यासिर शामी ने इंटरव्यू किया है। तो ये इसमें कहानी में बड़े झोल हैं। फिर वो कहते हैं कि रज़ा डार वहाँ से भाग जाता है। सेफ सिटी में अलर्ट आता है कि गाड़ी किस तरफ मूव कर रही है। रज़ा डार को पुलिस फ़ोन करती है कि जहाँ भी हो वहीं रुक जाओ और सरेंडर कर दो। वो घबराया हुआ होता है और एसपी कैंट उसको वहाँ से ले आता है। पुलिस के पास मुलजिम को लाया जाता है और तहकीकात का आगाज़ कर दिया जाता है। यहाँ वो कह रहे हैं कि पुलिस उसको लेकर आई, पुलिस ने उसको कॉल की। ये नहीं है कि वो मरियम नवाज़ ने या अली डार ने उसको फ़ोन किया कि तुम जाओ थाने पहुँच जाओ, खुद सरेंडर कर दो। नहीं, वो वहाँ से भाग गया था जाए वकुआ से। अगर कोई मसला नहीं था खड़ा रहता जाए वकुआ पे, वो वहाँ से क्यों भागा? लड़कियाँ जब गाड़ी से उतर गई रज़ा डार खड़ा रहता ना, पुलिस आती, खुद पुलिस को बुलाता। तो ये क्या बात हुई कि जब रज़ा डार लड़कियां भाग गईं गाड़ी से और रज़ा डार भी वहां से भागा तो फिर ये सारी कहानी खुली। और जब एक और शहरी 15 पे कॉल कर चुका था। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि 1 जुलाई को पहली कॉल के बाद जब ये मामला शुरू हुआ तो ये वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाता है कि अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो पुलिस को, मरियम नवाज़ पुलिस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और लड़कियों की बाजियाबी के लिए बहुत शॉर्ट टाइम देती हैं। इस टाइम में पुलिस लड़कियों को बाजियाब कराती है और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करती है। लड़कियों की बाजियाबी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। जब ये हकीकत आपके सामने हो कि आपके मुल्क के एक बड़े आदमी के रिश्तेदार इस सब में मुलविस है, तो आला अफसरान और हुकूमत में के नोटिस में लाया गया। वहाँ से ऑर्डर आया कि कानून के मुताबिक सख्त जो है वो कार्रवाई करें। 4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद एक शॉर्ट प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें मुकम्मल हक़ाइक़ मौजूद नहीं थे। पस पर्दा बहुत कुछ चल रहा था और 4 किरदार इसमें मिसिंग थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद हमने अपनी सीनियर कमांड से इजाज़त ली कि क्योंकि अब केस मुकम्मल हो गए तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक़ाइक़ कौम के सामने रखने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आलमी सतह पर और मुल्क के अंदर लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है कि पुलिस ने बाजियाब नहीं कराया। एक बड़े अखबार ने भी ये गलत खबर लगाई। पहली कॉल के बाद हमने बहुत कुछ किया, इसलिए इन लड़कियों की बाजियाबी यकीनी बनी। दूसरा इम्तिहान ये था कि इसमें कोई ऐसा कानूनी खला न छोड़ा जाए कि जिससे मुल्ज़मान को फ़ायदा हो और कल को लोग कहें कि क्योंकि एक बड़े आदमी का रिश्तेदार था तो उसको फ़ायदा देने के लिए ये लकूना छोड़ा गया। पहला काम उनका मेडिकल था। और वो कहते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो मैसेज उन्होंने एसपी इकबाल टाउन को किया कि इस सब मेंटल ब्रेकडाउन के दौरान जिस तरह आपने हमें संभाला, हम पुलिस की तारीफ़ करती हैं और वो पाकिस्तान का झंडा भी साथ लेकर गई। वो झंडे वाली कहानी आगे आएगी। सही, वो कहते हैं कि
हमने मेडिकल कराने के लिए नीदरलैंड की एम्बेसी से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी शहरियों की कंसेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, हम लड़की से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट सिद्रा राहिला मैडम और SSOI की एक खातून मुसलसल इन गैर मुल्की ख़वातीन के साथ रहीं। इन फीमेल ऑफिसर्स ने उनको पुरस्कून किया। उन्होंने फिर रजामंदी जाहिर की कि ठीक है हम मेडिकल कराती हैं। यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया और मेडिकल कराया गया। अगला काम यह था कि इनकी 2 जुलाई की सुबह 5 बजे फ़्लाइट थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने उनके बयान ज़रूरी थे, क्योंकि वो यहाँ से बयान दिए बगैर कल को किसी इंटरनेशनल फोरम पर चली जाती तो किसी भी रेप विक्टिम और रेप सर्वाइवर के लिए ज़रूरी है कि उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए। वो कहते हैं कि हमें यह था कि अगर ये यहाँ से चली जाती इंटरनेशनल फोरम पे चली जाती तो ये पाकिस्तान की बहुत बदनामी होती, इसलिए हमने ज़रूर इनका बयान रिकॉर्ड करवाना था। फिर आगे उन्होंने बताया कि वो जज के पास जो है वो कहते हैं कि जज के पास पुलिस गई, जज के साथ रब्ता नहीं हो रहा था। फिर एक पुलिस वाला घर के अंदर गया और फिर वो जज साहब नाराज़ हो गए और फिर हमने FIR कर दी, अपने SHO को हटा दिया और जजेस से भी माफ़ी मांगी। लेकिन वो कहते हैं कि मसला ये था कि हम इसलिए ये सब कुछ कर रहे थे ताकि प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो। और 164 का बयान वो कह रहे हैं कि क्योंकि लेट हो गया तो लड़कियों की तो फ़्लाइट थी। फिर हमने एम्बेसी से बात की और उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें थोड़ा सा टाइम और दे दें। हमने लड़कियों को कायल किया, फिर उनकी फ़्लाइट एक दिन आगे करवाई। इस दौरान और लड़कियों ने हमसे कहा कि हमारा ये पैसे कौन भरेगा, ये जो टिकट चेंज होगा। तो पंजाब पुलिस ने पैसे भरे और हमने उनको बड़ा महफूज रखा। और एम्बेसी कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके हमारी ख़वातीन को, हमारी लड़कियों को यहाँ से रवाना करें, वो अपने मुल्क में पहुँचेंगे, वो बहुत खौफजदा हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ख़वातीन जाते हुए बहुत मुतमईन थी। उन्होंने कहा कि हम आपके मुल्क के निज़ाम से बहुत मुतमईन हैं, इसलिए हम आपके मुल्क का एक झंडा साथ ले जाना चाहती हैं। फिर रात को 3:30 बजे एक झंडा मंगवाया गया और उनको पाकिस्तान से रवाना किया गया। वो कहते हैं कि चारों मुल्ज़मान को आम मुल्ज़मों की तरह हथकड़ियों में अदालत पेश किया गया। बिल्कुल ये मैं नहीं मानता। आम मुल्ज़मान को तो कपड़ा शेरों पे डाल के और उनकी तजलील करके उनको लाया जाता है। मीडिया उनसे सवालात कर रहा होता है, कोर्ट रूम में सारे रिपोर्टर मौजूद होते हैं। 164 का बयान हो, इनकी पेशी हो, मीडिया नहीं अलाउड था। अब देखते हैं कि अब जब इनको पेश करना है तो मीडिया वहाँ पे होता है या मीडिया को नहीं जाने दिया जाता है, इससे वाज़ेह हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि तफ्तीश के दौरान हमने मुल्ज़मान से बहुत सी चीज़ें बरामद कर ली हैं, जिनमें से एक लड़की का मोबाइल इस सब में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ भी हैं। अब क्या लड़कियों के मोबाइल का फोरेंसिक कराया गया है? मतलब CDR निकलवाई गई है? अभी बहुत इसमें चीज़ें हैं कि वो सामने आती हैं या उनको दबा दिया जाता है। चीज़ों का फोरेंसिक करवाया गया नहीं, जाए वकूआ से सबूत इकट्ठे हुए नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि सारे लोग गिरफ्तार हो जाएं, तब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो अब सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं, केस मुकम्मल हो गया है। इस केस में कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। मरीम नवाज शरीफ की भी कॉल आई, वज़ीर आला पंजाब की। वो ऐसे हसास केसेस में हर मुतलका पुलिस अफसर को कॉल करके कहती हैं कि आपने 100% मेरिट करना है। उन्होंने मुझे भी यही कहा। वो कहते हैं कि बॉस जो है वो वलीद नामी एक शख्स है जो गुंडा और एक बुरा किरदार है, उस पर पहले ही 10 पर्चे हैं। लड़की को जब अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसको रज़ा डार बॉस कह रहा है, पुलिस के मुताबिक वो एक बदनाम शख्स है, गुंडा है, बद किरदार है और उस पर पहले 10 पर्चे हैं। जो रज़ा डार का बॉस, जिसको रज़ा डार वगैरह बॉस कहते हैं, बॉस बॉस बॉस। और वो कहते हैं कि लड़की को जब बॉस वलीद की तस्वीर दिखाई गई तो उसने सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि चीखें मारना शुरू कर दी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अब उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ये केस CCD को नहीं दिया जाएगा। अब तक 8 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। और जब इसहाक डार साहब का सवाल हुआ तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए और उनके खिलाफ शेम के जो हैं वो नारे भी लगे। तो जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीज़ें वाज़ेह नहीं होती और ये अभी बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, इन पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और असल जो है वो देखना होगा कि जब वहाँ पे इनको अब पेश किया जाता है, कोर्ट रिपोर्टर्स को जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता, अदालत के अंदर क्या सूरत हाल होती है और ये केस CCD को क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई इतनी आप बाकी केस में तो सिर्फ एक वीडियो आती है कि एक शख्स जो है वो लड़की को हाथ से छेड़ा है और उसके बाद उसके नेफे में पिस्टल भी चल जाता है, उसके बाजू भी टूट जाते हैं, उसकी टांगें भी टूट जाती हैं। और अगर कोई ख़बर आ जाए कि किसी बच्ची से ज़्यादती हुई है तो सिर्फ ये खबर आती है, बच्ची की तस्वीर आती है जो नहीं आनी चाहिए लेकिन कुछ केसेस में आ जाती है और उसके बाद एक नैरेटिव बनता है। ज़ाहिर है सब लोगों को गुस्सा आता है और फिर अगले दिन पता चलता है कि कल रात को
जो है वो बच्ची के साथ जो ज़्यादती करने वाले ये किरदार थे, और उनकी मसकशुदा लाशें जो हैं वो मिलती हैं और कोई DNA नहीं लिया जाता, कोई तहकीकात नहीं होती, किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, 164 का किसी का बयान नहीं होता, कोई सबूत नहीं होते, बग़ैर किसी ट्रायल के उनको फड़का दिया जाता है। भाई अगर वो ठीक भी मुलजिम थे तब भी लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पे क्योंकि मामला है शरीफ ख़ानदान का, तो आप देख लें क्या सूरत हाल है। बहरहाल इसमें मज़ीद सवालात उठ गए हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जिस तरह से पुलिस ने बयान की हैं। जो भी फर्दर इस पर अपडेट्स होंगी। और यहाँ पे जाते जाते बस आखिरी बात ये कर दूँ कि जो ये कहा जा रहा है कि बॉस शायद अली डार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वलीद है। अब जब तक इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं होती तब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बॉस जो है वो वलीद है और वो बद किरदार और बदनाम शख्स है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नाज़र हो। अल्लाह हाफ़िज़।